नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पावर गैलरी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और आज विस्तार से इस कार्यक्रम को देखिए। आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि पावर गैलरी में हुआ क्या। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे के बाद ये कहानी बननी शुरू हो गई कि अब तृणमूल कांग्रेस टूटेगी। तृणमूल कांग्रेस टूट गई। टूट के बाद मर्जर नॉन मर्जर ये सारी बातें हो गई। अब वो जो एनसीपी नई पार्टी में गए हैं नए सांसद, वो कितना वैलिड है, वो कितना कानूनी रूप से सही है, इस पर अभी आकलन चल रहा है। बड़े बड़े कानून विशेषज्ञ और संविधान विशेषज्ञ इसकी चर्चा कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं है। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में जाना, इसका क्या आधार है? उसका वो एक नॉन रजिस्टर्ड तो है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, जो कि चुनाव आयोग का जो अपना फ्रेमवर्क है उसमें अनरिकॉग्नाइज्ड है। वो उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है उस पार्टी को। रजिस्टर्ड जरूर है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में या तो डिफंक्ट होगी या उसके बहुत सारी चीजें दुरुस्त नहीं होंगी, अप टू डेट नहीं होंगी, तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है। उस पार्टी में जो सांसद हैं वो शामिल हुए हैं, लेकिन उस पार्टी में जो बागी विधायक हैं वो शामिल नहीं हुए हैं। 80 में से जो 60 बागी हुए हैं विधायक, वो शामिल नहीं हुए हैं। उनको विधानसभा स्पीकर ने एक अलग धड़े के रूप में सहमति दे दी है। उन्होंने अपना चीफ व्हिप अपॉइंट कर दिया है और एक अपोजिशन धड़े के रूप में वो वहां पर हैं, लेकिन उनकी पार्टी कौन सी है ये पता नहीं है। अभी भी वो तृणमूल कांग्रेस के बागी धड़े के रूप में जाने जा रहे हैं, जिनके पास संख्या अधिक है। 80 में से 60 संख्या बल एक तरफ हैं और उनको विधानसभा स्पीकर ने एक अलग धड़े के रूप में अपनी सहमति दे दी। अब मित्रों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब तो प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद एक आफ्टर इफेक्ट्स हुआ, और आफ्टर इफेक्ट्स हुआ जब इंडी गठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में। इंडी गठबंधन की बैठक समाप्त हुई, उसके बाद सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। आप सबने देखा, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, उसके बाद राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई। अभिषेक बनर्जी की सोनिया गांधी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद एक चर्चा शुरू हो गई मुंबई से। संजय राउत का बयान आपने देखा होगा। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार को यह पहल करनी चाहिए, जो जो पार्टी बाहर गई हैं वो सारी पार्टी कांग्रेस में विलय कर ले। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बड़े जो झंडावरदार हैं, जो कांग्रेस के हिमायती, कांग्रेसी पत्रकार उसे कह लीजिए, हिमायती नहीं, कांग्रेसी टूल किट या कांग्रेस के समर्थित जो टूल किट हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम अभियान चलाना शुरू हुआ कि देश खतरे में है, संविधान बदलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की मंशा कुछ और है। विपक्ष विहीन भारतीय जनता पार्टी इस देश को करना चाहती है। ये नैरेटिव शुरू हो गया। विपक्ष की अपनी कमजोरी उनको नहीं दिखाई पड़ रही है। अभी तो बड़े बड़े नेता ये तक कह रहे हैं कि अगर मीडिया एक बार खिलाफ हो जाए इस सरकार के, तो 1 महीने के अंदर में ये सरकार गिर जाएगी। ठीक बात कह रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया अगर सरकार के बहुत सारे गड़बड़ियों को उजागर करने लगे, रात दिन करने लगे, तो माहौल तो बनता है। फिर भी अंतिम फैसला तो जनता करेगी, मीडिया नहीं करेगी। मीडिया अपनी बात पहुंचाएगी। ठीक है, ये बात उनका कहना ठीक है, लेकिन जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि जो लेगेसी मीडिया है जिसे आप कहते हैं, जो कि बड़े प्रिंट घराने हैं, बड़े सैटेलाइट घराने हैं, वो मोदी के खिलाफ नहीं है। इनका कहना है कि वो मोदी के कदमों में उन्होंने सरेंडर कर दिया है, तो वो उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। तो कौन आए इनके समर्थन में? तो सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने अभियान शुरू किया कि ये अगर
विपक्ष खुद को मजबूत करना चाहती है तो उनका एक ही रास्ता है और वो है रास्ता कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस में ये सारे लोग विलय कर ले और विलय की चर्चा भी शुरू हो गई। ममता बनर्जी को ऑफर भी दे दिया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के पद का, और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव का, और भी उनको कुछ पद ऑफर कर दिया जाता। सरकार नहीं है तो मंत्री तो बनेंगे नहीं। उधर शरद पवार को भी पाशा फेंका गया और कांग्रेस का जो महाराष्ट्र यूनिट है उन्होंने कहना शुरू किया कि ये बात तो बहुत पहले से चल रही है, हम तो ये बात बहुत पहले से कह रहे हैं, आप ही लोग कभी कभी इसको मना कर देते हैं या शरद भाऊ पवार इसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम तो ये बात बहुत पहले से कह रहे हैं, शरद दादा को हम बहुत पहले से ये बात कहते आ रहे हैं कि आपको हमारे साथ आ जाना चाहिए। ये बातें हुई, लेकिन सुप्रिया सुले कुछ तब तक खामोश थी जब तक संजय राउत ये बात कह रहे थे। अब आता है ऑपरेशन ब्लैक कर्टेन, काला पर्दा गिरता है। पावर गैलरी की खबर में बता रहा हूं आपको, ब्रेकिंग, काला पर्दा गिरता है और सुगबुगाहट शुरू होती है। अच्छा, ऐसी भी बात हो सकती है क्या? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चली जाएगी? क्या आरजेडी कांग्रेस के साथ चली जाएगी? अगर एनसीपी जाती है और ममता बनर्जी सभी को कन्विंस कर देती है, शरद पवार को भी कन्विंस कर देती है कि हम लोग डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अगर खुद को बचाना है टूटने से, फूटने से, तो हम सबको अपने बाकी जो पार्टी है वो टूटे नहीं, उसको ये कहते हुए हम लोग कांग्रेस में मर्ज कर जाते हैं और फिर दो ध्रुव खड़ा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और फिर हम अपना वोट लेके आएंगे, आप अपना वोट लेके आएंगे और वो ज्वाइंट वोट चलेगा, तो फिर हम बीजेपी को आमने सामने की टक्कर में मात दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बीजेपी की लड़ाई बाइपोलर हुई तो बीजेपी की स्थिति थोड़ी नाजुक हो सकती है, लेकिन बीजेपी हार जाएगी यह कहना मुश्किल है। लेकिन अगर बाइपोलर मतदान होते हैं, बाइपोलर इलेक्शन होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी दूभर होती है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बिहार में, ऐसे राज्यों में उनकी स्थिति दूभर होती है। लेकिन बाइपोलर चुनाव तो बंगाल में था, ममता जी के साथ आमने सामने थे, तो ममता जी के साथ बाइपोलर चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिला? सीपीएम को कितना वोट मिला? कुछ भी नहीं। तो बाइपोलर चुनाव में हमेशा बीजेपी हार ही जाएगी, यह कहना उचित नहीं है। अब ये वो बीजेपी नहीं है जो 1996 में, 1999 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में चल रही थी, आडवाणी जी के नेतृत्व में चल रही थी, और उनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ रहा था। उन्होंने अपना वोट बेस बहुत एक्सपेंड नहीं किया। मोदी और शाह का जो बीजेपी है, इन्होंने अपना वोट बेस एक्सपैंड कर लिया है, अलग अलग टेरिटरी को अपने में मिला लिया है। अब जैसे देखिए कि अभी ये लोग राजनीति करते हैं ओबीसी की, अब ओबीसी का बहुत बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ईबीसी का बहुत बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी जब भी ये बात होती थी कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है, तो अटल बिहारी और कॉ बेल्ट की पार्टी है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का वो बहुत ही ऐतिहासिक भाषण है जिसमें उन्होंने ओबीसी नेताओं का, एससी नेताओं का, एसटी नेताओं का अपनी पार्टी के अंदर, एससी, एसटी, ओबीसी, इसका पूरा डेटा दिया था, और उस पर उन्होंने अपोजिशन को चुनौती दी थी कि आप जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि झंडा बरदार हैं ओबीसी के, ईबीसी के, एसटी के, एससी के, उन सबको मैं चुनौती देता हूं कि एज ए पॉलिटिकल, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी आपके पास उतने रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं इन कम्युनिटी के जिनके आप खैरख्वाह बनते हैं और जिनके आप मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने आपको अपना नेता नहीं माना है। हमारे पास उसका नेतृत्व अधिक है, एससी का भी, एसटी का भी, ओबीसी का भी। ये तो वाजपेयी जी के जमाने में थी। अब तो मोदी के जमाने में मामला बिल्कुल पलट गया है, 360 ओवरहॉल कर दिया मोदी ने। तो मोदी के पास अब वो अलग वोट बैंक भी है। फिर भी मोदी के रणनीतिकारों के कान खड़े हो गए।